अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब का सियासी और आईनी बहरान संगीन हो गया है। परसों रात 9:35 पर गवर्नर पंजाब ने वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी और इसके लिए आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, मगर गुज़िश्ता रोज स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया था और रूलिंग दे दी थी कि गवर्नर का इकदाम ही गैर आईनी है, जिसके बाद ना तो आज असेंबली का इजलास हुआ और ना ही वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया। और अब ये आईनी सवाल पैदा हो गया है कि अगर गवर्नर ने वजीर आला परवेज इलाही को डिनोटिफाई कर दिया तो वो वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं रहेंगे, गवर्नर का इकदाम आईनी है या नहीं, और गवर्नर ऐसा इकदाम लेंगे या नहीं, और स्पीकर की रूलिंग की क्या कानूनी हैसियत है। तहरीक इंसाफ गवर्नर पंजाब के इकदाम को गैर कानूनी करार दे रही है और कल गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया और इल्जाम भी लगा दिया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को फोन कॉल्स आ रही हैं और पीपल्स पार्टी उन्हें पैसा भी ऑफर कर रही है। हमारे जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। MPAs ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें फ़ोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में, आप एब्सटेन करेंगे, आप गायब रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा आला तरीन सतह के ऊपर और इन मामलात को देखा जाएगा कि कौन ऐसे हरकतें जो है वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे, किसी को गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। अब आवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी इस सारे एक्शन के अंदर, बहुत हो गया। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि वजीर आला को हटाने के हवाले से गवर्नर का नोटिफिकेशन आएगा तो इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पैसों की बोरियां लेकर आ रहे हैं, उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। इससे पहले आज लाहौर में काफ लीग की पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम 10 अरकान ने चौधरी परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया है। और अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे 177 और काफ लीग के 10 अरकान मौजूद हैं, यानी हमारे पास 187 अरकान हैं। एतमाद के लिए 186 चाहिए या फिर अपोजिशन को अदम एतमाद के लिए जो 186 चाहिए वो उनके पास नहीं है, हमारे पास तादाद पूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो आज तमाम इजलासों में भी मौजूद थे, लाहौर में इस वक्त मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब 4 बजे का वक्त दिया था, 10:05 हो गए हैं। क्या गवर्नर खुद एतमाद का वोट मांग के फंस गए हैं कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना था, आप लोग नहीं ले पाए हैं, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं आज? नहीं, देखें ये इसमें आईनी पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें गवर्नर जो है वो जब ये समझे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस जो है वो होल्ड नहीं कर रहा तो वो उसे कह सकता है और इस मकसद के लिए एक स्पेशल अजलास वो तलब कर सकता है। और अगर वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट ना ले सके या वो रिफ्रेन करे, पहलू तही करे, अजलास ना बुलाए या जिस तरह की अब सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसमें आईनी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि ही विल सीज टू बी एज चीफ मिनिस्टर। तो इस वक्त हमारी जो है वो समझ के मुताबिक या राय के मुताबिक जब चीफ मिनिस्टर ने आज 4 बजे एक अजलास जो होना था उसे तलब नहीं किया गया और स्पीकर ने जो है वो इसमें अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया, तो उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने अहदे पे बरकरार नहीं रहे। आईनी पोजीशन यही है। अब इसमें गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर जो है वो जारी करना है, वो 4:10 पे भी कर सकते थे, वो आज के दिन के इख्तिताम पे जिस दिन उन्होंने इजलास बुलाया था उस पर भी कर सकते हैं, वो कल सुबह भी कर सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन है। बाकी आईनी पोजीशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मगर आज़म आप सारे ही लाहौर में मौजूद थे ना, आपने कहा था ना कल इजलास में अदम एतमाद का वोट हासिल नहीं किया चीफ मिनिस्टर ने, तो ही इज़ नो मोर दी चीफ मिनिस्टर।
मतलब मगर आप लोग मौजूद थे ना, चीफ मिनिस्टर ने तो कल काबीना का इजलास बुला लिया है। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो काबीना भी नहीं रही, मगर उन्होंने तो सुबह सारी जो हुकूमती मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी अहकाम जारी कर दिए हैं, यानी कल काबीना का इजलास होगा। परवेज इलाही साहब ने जो बुला लिया है, तो कैसे वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और किसने रोका हुआ है इस वक्त गवर्नर को कि वो डी नोटिफाई करते? आप लोगों का आज इजलास हुआ तो है, सर जोड़कर आप बैठे तो थे। देखें, आईनी पोजीशन मैंने आपको बता दी है। ये अब गवर्नर साहब का इख्तियार है कि वो अपना ऑर्डर जो है वो किस वक्त जारी करते हैं, और उनके ऑर्डर जैसे ही जारी होगा तो ही विल सीज टू बी द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो आज रात जो 12 बजे का कहा जा रहा है, वाज़ेह है स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर के आईनी हुक्म को जो है वो टाले, बल्कि ये जो गवर्नर स्पीकर का और वज़ीर आला का जो ये अजलास ना करने का फ़ैसला है, दैट अमाउंट्स टू रिफ्रेन टू टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सब मगर मसला ये फिर क्या रात 12 बजे डी नोटिफाई करेंगे, ऐसी भी इतलात आ रही थी, क्या ऐसा फैसला हुआ है कुछ? देखें, ये इसमें जो है वो एक लीगल पहलू है, और इसमें गवर्नर साहब का ये इख्तियार है कि वो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि वो 4:30 पे भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्हें इस मकसद के लिए कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ये अजलास नहीं हुआ और ये वज़ीर आला का और स्पीकर का कंडक्ट जो है ये आपस में इन्होंने मिली भगत करके जो है वो इस आईनी प्रोविज़न की अमलदारी को जो है वो रोका है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से एतजाज़ किया है, रिफ्रेन किया है। तो उसके बाद जैसे ही उनकी सेटिस्फेक्शन होती है तो वो अपना ऑर्डर जारी करेंगे। उनके ऑर्डर जारी होते ही विल सीज टू बी एज ए चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इसमें मसला यह है कि फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि परवेज इलाही साहब के पास नंबर पूरे हैं। आज 10 अराकीन जो काफ लीग के हैं वो भी इजलास में मौजूद थे, यानी जो चौधरी शुजात हुसैन साहब से आप लोगों की मुलाकातें थी, जरदारी साहब की मुलाकातें थी, उसके तो कोई समरात नहीं मिले आपको। तो अगर वो लोग पूरे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, एतमाद का वोट ले सकते हैं परवेज इलाही साहब। मसला ये कि स्पीकर साहब और गवर्नर साहब का आपस का मसला अटका हुआ है। वो कह रहे हैं राजी हैं परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने के लिए, हमारे पास 187 लोग हैं, 170 हमारे 10 काफ लीग के। नहीं तो वो एतमाद का वोट ले लेते। फिर आज उनको किस चीज़ ने रोका कि वो एतमाद का वोट ना ले? स्पीकर को जो है वो मजबूर करके उससे एक गैर आइनी गैर कानूनी ख़त लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? बड़ा आसान था। 187 बंदे इनके पास थे, 186 चाहिए थे, तो ये आके एतमाद का वोट ले लेते। लेकिन आप मेरी बात नोट कर लें, इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। अब ये जो इस किस्म की बहाने, जी बोरियां आ गई, जी फ़लाँ आ गया, जी फ़लाँ ने फ़ोन कर दिया, जी अब ये अभी से इन्होंने शुरू कर दिया। आप ये देखेंगे कि ये टैं जो है ना, ये कल और अरूज पकड़ेगी और उसके बाद ये कहेंगे वो देखें जी हमारे बंदों को पैसे दे दिए गए हैं, जी बोरियां चल गई हैं, जी ये हो गया वो हो गया। हालांकि जो पहले इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में भी इसी किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा किया, बाद में कोई सबूत नहीं ला सके। ऐसा मगर वो ये नहीं कह रहे कि हमारे जो है वो चले गए, लोग डर गए हैं। इसी तरह की जो है वो बदहवासियाँ जो है वो हाँकते रहते हैं। कोई किसी को किसी ने फ़ोन नहीं किया, कोई किसी ने किसी को पैसे ऑफर नहीं किए। इनके अपने लोग जो है वो खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्ड है कि 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। तो भाई 99% लोगों में से अगर 20-30 लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं रहे तो उसमें कोई हमारा कसूर है? मगर ये खुद इस बात मगर सब आसार भी तो नजर आए ना, 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। मगर आसार भी तो नजर आए ना कि वो कहाँ हैं 15-20 लोग। ये बात ठीक है कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि 99% लोग नहीं चाहते, मगर वो कहाँ हैं जो इमरान खान साहब के अहकामात के खिलाफ जाते हुए वो नहीं देंगे एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब को? वो हैं कहाँ लोग आप लोगों से राब्ते में? तो भाई जिस दिन ये एतमाद का वोट लेंगे उस दिन इनको समझ आ जाएगी। अगर इनके पास बंदे होते तो ये आज एतमाद का वोट ले लेते, बात ख़त्म करते। ऐसा मगर और असम्बली जो है उसको तोड़ देते। मगर अगर वो पार्टी ये बताएं कि ये 1 महीने से जो है वो डेटें दे रहे हैं। जिस दिन इन्होंने स्पीच की है कि जी हम असम्बली जो है वो तोड़ेंगे 23 तारीख को, उस दिन इनको क्या मामला था जी? उस दिन ये तोड़ देते। अब KP के तोड़े ना, ये उसको क्यों नहीं तोड़ रहे? ये उसको भी नहीं तोड़ेंगे।
साहब ये अब ज़ाहिर है ये सवाल है कि खान साहब ने मौका दिया, वो फौरी तौर पर भी असम्बलियाँ तहलील कर सकते थे मगर उनकी तरफ से नहीं की गई। मगर ये जो आप 15-20 लोग कह रहे हैं वो अगर एतमाद के वोट में नहीं आएंगे और पार्टी की डायरेक्शंस की पासदारी नहीं करेंगे तो 63A के तहत वो डी सीट हो सकते हैं। तो वो डी सीट क्यों होंगे? फिर जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि या तो उन्हें फ़ोन कॉल्स कराई गई हैं, और फ़ोन कॉल्स आपको पता है कि किस पर इल्ज़ाम लगता है कराने का, वो कह रहे हैं मुल्तान और लाहौर में कराई गई हैं। दूसरा वो कह रहे हैं पैसा चलाने की कोशिश की गई है जो हमारे लोगों ने नहीं लिया, 5-5 करोड़ रुपए की हमारे ख़वातीन MPS को ऑफर की गई है। वो ख़वातीन जो है ना कि वो इनसे पैसे मांगती हैं कि भाई हमें कुछ दो, तो ये दें उनको पैसे अगर उनको पैसे चाहिए हैं तो। बाकी तो किसी ने उनको पैसे नहीं दिए, ना किसी ने पैसों की ऑफ़र की है। इसी तरह से उन्होंने उस वक्त ही लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी बोरियां आ गई हैं जी, पैसे लिए हैं जी। बाद में लोगों ने बाकायदा कुरान पाक हाथ में उठा के कलमा पढ़ के जो है वो अपनी ये सफाइयाँ दी, तो उसके बाद तो फिर ये सारे जो है वो फिर कोई बात नहीं की, इन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया। तो ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करना, इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना जो है ये इनकी फितरत है। ये PTI का जो टोला है इसके पास काम ही ये है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा करो और जो अपने मुतल्लक जो हकीकतें जो है वो सरेआम हों उनसे इनकार करो, कहो जी ये फ़ेक है, ये तो किसी ने जाली बना दी है, और ख़ुद जो है वो इस किस्म की जालसाजी करें। ऐसा अब इतलात आ रही है कि गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी है, मगर डी नोटिफाई करने के हवाले से अभी तक इतलात नहीं है। मगर मुझे बताइए अभी ये मामला अदालत ही जाएगा, और जब अदालत जाएगा और अदालत अगर प्रेसिडेंस देखें और उसमें कह देती है कि जी परवेज़ इलाही साहब वोट लेने के पाबंद हैं और कोई 10 दिन का टाइम दे देती है, तो होगा क्या? अगर आप कह रहे हैं कि उनके पास 186 नहीं है, चले 186 नहीं है, वो नहीं ले पाएंगे, तो एक दोबारा इलेक्शन की तरफ अगर जाता है हाउस, तो आप लोगों के पास उनसे ज़्यादा लोग कैसे हैं, कहाँ हैं? चले देखें, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फर्स्ट काउंट में जो है वो 186 का नंबर होगा, और रन ऑफ में जो है वो बाद में जो है वो मेजॉरिटी होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी हासिल करें, ये भी अपनी कोशिश करें, ये मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, ये गवर्नमेंट बना लें। उसमें आपकी पहली उम्मीद तो काफ लीग से थी ना, उसमें आपकी पहली उम्मीद तो नहीं टूटेगी ना। नहीं, मैं उसमें आपकी पहली उम्मीद काफ लीग से थी ना कि वहां से 10 में से 6 लोग अगर इस तरफ आ जाएं, चौधरी शुजात से भी रब्ता किया गया, वो तो 10 के 10 परवेज़ इलाही साहब के साथ थे। नहीं देखें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से कहाँ आना है, एक दूसरे की तरफ तो कोई जा नहीं सकता। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है तो पार्लिमानी पार्टी को छोड़ के कोई वोट देगा भी वो काउंट नहीं होगा, और वो डी सीट भी होगा। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग ऐसे मौके के ऊपर जो है वो ख़ुद को एब्सेंट कर सकते हैं, बाकी वोट तो उनका जो है वो काउंट नहीं हो सकता। अगर पार्लिमानी पार्टी की अगर अक्सरियत फैसला कर ले, 10 में से 6 लोग फैसला कर ले, तो काफ लीग आपकी तरफ आ जाती है ना, वो नहीं आती नजर आ रही है, वो तो परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ी है। तो अल्टीमेटली यही नहीं होगा कि असेंबलियाँ तहलील ही हो रही होंगी, आप कुछ भी कर लें, अगर ये नहीं ले पाते हैं एतमाद का वोट और आपके हक में फैसला आ जाता है, तब भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराना। नहीं देखें शाहजेब, हम कोई इनके असम्बली तोड़ने के मामले से कोई इस कदर जो है वो कोई खैफ नहीं थे, और हमने तो इनको कहा था कि आप असम्बली तोड़ें और आएँ और आके जो है वो हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। हमने तो इलेक्शन की तैयारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब इन्होंने एक अजीब तमाशा लगाया हुआ था कि हर 5-7 दिन बाद एक नई डेट दे देते कि जनाब फ़लाँ दिन को जो है वो हम असम्बली जो है वो तोड़ेंगे, और साथ ही फिर इंटरव्यूज़ देते थे कि हमारे 99% लोग जो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। तो ये क्या तमाशा हुआ जी फिर कि 99% लोग आपके हक़ में नहीं है, और आप 1 महीना पहले असम्बली जो समरी है वो साइन करके आप इमरान खान साहब को दे आए हैं। तो ऐसी सूरत में गवर्नर के ऊपर ये लाजम था कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ऐसे चीफ मिनिस्टर को, जो एक तो ये कहता है कि जी मैं 1 महीना पहले समरी साइन करके दे आया हूँ, और दूसरा कहता है कि 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है, उसे ये कहे कि आप आइन के तहत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो आइनी तकाज़ा पूरा किया गया है। उस आइनी तकाज़े के कंसिक्वेंस में जब चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके, तो आइनी तकाज़ा ये है कि ही सीज टू बी दी पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो सर अब वो कल अगर इजलास बुलाएंगे और काबीना का इजलास हो रहा होगा, तो अब आप लोग अदालत जाएंगे या वो अदालत जाएंगे कि जी गवर्नर की रूलिंग गलत है, या आप लोग अदालत जाएंगे कि जी इजलास गलत कर रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं? जी इसके बाद उनका कोई इजलास जो है वो कैबिनेट डिज़ोल्व हो जाएगी, वो कोई इजलास नहीं बुला सकते। वो डे टू डे जो है वो मामलात को जो है वो उस वक्त तक, वो भी अगर गवर्नर उनको जो है वो
ये कहे परमिट करे तो वो देख सकते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन तक, और इसके बाद अगला कदम जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का होगा। अगर इसमें आइन की अमलदारी में ये लोग जो है वो किसी धौंस से काम लेते हैं और आगे से रजिस्ट करते हैं, तो फिर गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो आइन के आर्टिकल 234 234 के तहत जो है वो वफाकी हुकूमत को लिखे और गवर्नर रूल जो है वो नाफिज कर दिया जाए। उसके लिए आपको बाद में ज़ाहिर रेजोल्यूशन चाहिए होगी, फिर सदर ने ये काम करना है, ये काम भी कोई बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए। अगर जो दोनों हाउस हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, अगर वो रेजोल्यूशन कर दें तो 4th विद गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो जाएगा, जो कि 2 माह के लिए होगा, और 2 माह के बाद जो है अगर दोबारा रेजोल्यूशन हो तो वो 6 माह तक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। और अगर वफाकी हुकूमत जो है वो समरी भेजती है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, और उसके बाद पोजीशन ये है। और उसके बाद कल 5 बजे तो वो गवर्नर हाउस के बाहर ही प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ी तादाद आवाम की निकलेगी और इन इकदामात को कबूल नहीं करेगी। इमरान खान साहब भी खिताब कर रहे होंगे, तो उल्टा आप लोग अब प्रोटेस्ट का सामना कर रहे होंगे। तो ये इतनी बड़ी आवाम की तादाद अगर निकल आती तो फिर ये असम्बलियाँ तोड़ने की साइड पे आते ही ना। वो इतना बड़ा जो समुंदर इन्होंने इकट्ठा करना था वहाँ रावलपिंडी में, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद का घेराव करना था, और इस्लामाबाद का घेराव इन्होंने उस वक्त तक जारी रखना था जब तक इनको इलेक्शन की डेट ना मिलती। तो अगर ये इतने जोगे होते तो फिर ये असम्बलियाँ तोड़ने वाली साइड पे आते ही ना, फिर उसी दिन जो है वहाँ पे ही जो है वो बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो इकट्ठी कर लेते। सब यानी आप लोग जो है वो ये तो अब आप लोग ये पहले ही काफ़ी दफ़ा आजमाए जा चुके हैं। इस किस्म की धमकियों और ब्लैकमेलिंग में अब कोई नहीं आएगा। साहब, अब ज़रा जियो न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो गवर्नर हैं उन्होंने जो स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आइनी करार दे दी है। अब इसके बाद ये जो आप इकदाम कह रहे हैं उसमें लग नहीं रहा कि आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग क्या फिर अब गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं, और कितना इंतजार करेंगे गवर्नर साहब? देखें, गवर्नर रूल तो ऐसी सूरत में नाफिज होगा कि अगर ये लोग जो है वो रजिस्ट करें और न्यू चीफ मिनिस्टर के जो है वो इलेक्शन में हायल हो जाएं, तो फिर आइनी रास्ता रोकने की बुनियाद के ऊपर जो है वो लाजम है कि फिर गवर्नर रूल जो है वो नाफिज किया जाए। और गवर्नर रूल को ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने रखा जाए, उसी दौरान जो है वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो सकता है, और उस इलेक्शन के बाद जो है वो नए चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं। साहब, इस सब में अब मसला ये आपने कहा कि नए चीफ मिनिस्टर की अगर राह रोकी गई, आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आपकी तरफ से फिर चीफ मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हमारे पार्लिमानी लीडर और कायदे इसमें इख्तलाफ हमजा शहबाज साहब हैं, और यही फैसला है। बाकी पार्टी लीडरशिप जो है वो जब ये वक्त आएगा तो पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेके जो है वो इसी फैसले को जो है वो इंडोर्स कर सकती है या कोई दूसरा फैसला भी कर सकती है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हमजा शहबाज साहब, उसके बाद आपकी पार्टी के ऊपर काफ़ी टाइम आया, बाई इलेक्शंस हुए, काफ़ी चीज़ों में चाहिए थे कि हमजा शहबाज साहब नज़र आते, वो कहीं भी नज़र नहीं आए हैं। तो क्या ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का ही इस्तेहकाक है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का बनना है? अब अगर बाप प्राइम मिनिस्टर है तो बेटा ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, ये कोई ना शरीफ फैमिली का इस्तेहकाक है, ना प्राइम मिनिस्टर की कोई ख्वाहिश है, ना उस वक्त ख्वाहिश थी। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी थी कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो उनकी ज़ात के ऊपर मुतफिक थी, क्योंकि वो पिछले जो है वो 4 साल से 4.5 साल से जो है वो पार्टी को यहाँ पंजाब में जो है वो लीड कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ी सख्तियाँ झेली हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हर मरहले पे वो बड़ी आबोताब से नज़र आए हैं, ना नज़र आने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का एक यूनानिमस जो है वो डिसीजन था, जिस डिसीजन को पार्टी ने और शरीफ फैमिली ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कबूल किया। ये कभी भी जो है ये ख्वाहिश ना थी प्राइम मिनिस्टर की कि हमजा शहबाज को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो हालात ऐसे थे, और अब भी मेरी नज़र में हालात ऐसे ही हैं कि हमें इस फैसले को तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा देर तक रहने वाला फैसला, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले 4-6 महीने की बात है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई
जो है वो नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी पार्टी लीडरशिप इस बारे में आप नहीं समझते या आप नहीं समझते या शरीफ खानदान 6-8 महीने के लिए भी किसी और को अपनी ही जमात से पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाने के लिए तैयार नहीं है, या आप नहीं समझते? नहीं, वो तैयार हैं, लेकिन पार्लिमानी पार्टी में कोई ऐसा अगर आदमी जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो तो वो ज़रूर बनाएंगे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश है, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो कंसेंसस जो है वो हमेशा और ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों के ऊपर बड़ा ज़रूरी होता है। मेरी असेसमेंट में हमजा शहबाज के ऊपर पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। सब और आप एक मुल्क में पहले ही दायरे अदम इस्तेहकाम है और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मगर जो कुछ भी होने जा रहा है उससे अदम इस्तेहकाम ही होने जा रहा है, जिस पे आपकी जो मईशत के हवाले से डिलीवरी है, जिस पर पहली सवालात उठ रहे हैं और सवालात उठेंगे और आपके लिए मुश्किल ही होगा। नहीं शाहजेब, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ये इस मुल्क और रियासत के लिए मुश्किल होगा। और ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है, उसका ये बुनियादी एजेंडा है, वो इस एजेंडे के ऊपर बाकायदा काम कर रहा है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से जो है वो दो चार करे। ये पिछले 7 माह उसके देख लें, उसके पहले उसकी 2014 से उसकी मुहिम जो ही देख लें, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है ये उस एजेंडे पे ऊपर आदमी ये गामजन है। उसका असम्बलियाँ तोड़ना या इलेक्शन करवाना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करना और मुआशी तौर पर डबोना है। ये एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है। मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप इलेक्शन करवा दें, ये इलेक्शन से भी मुतमईन नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद भी फिर जो है वो फिर कहेगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत था, फिर कहेगा ये इलेक्शन का रिज़ल्ट गलत है। और अगर ये इक़्तिदार में आ जाएगा तो फिर वही कुछ करेगा जो तबाही इसने जो है वो इस मुल्क की मुआशी तौर पे और अदरवाइज़ भी और अखलाकी तौर पे भी 3.5-4 साल की है। ये आदमी जो है ये इस मुल्क में जो है वो तबाही का दावेदार है। इस मुल्क को डबोना, इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करना इसका बुनियादी एजेंडा है। बहुत शुक्रिया, इसकी बहुत करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि जी इनकी तो जो पंजाब में पाबंदी है लगा देनी चाहिए एंट्री पर। क्या जरदारी साहब की एक्टिविटीज़ थी, क्या पीपल्स पार्टी का जवाब है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब की रूलिंग मुस्तरद कर दी है और कहा है कि आपने ईमानदारी से और आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ नहीं अंजाम दिए हैं, आपकी रूलिंग मुस्तरद की जाती है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि किसी भी वक्त परवेज़ लाई साहब डी नोटिफाई हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि आसिफ जरदारी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब जो पंजाब आए तो इन्होंने पैसे ऑफ़र किए हैं, 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए हैं इनके, तो पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगानी चाहिए। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब तक वो लाहौर में ही मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके तो दाखिले पर पाबंदी की बात हो रही है, आप लोग पैसे चला रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। देखिए, ये इनके दिमाग में जो मनफी बातें हैं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाहौर हमारा है और आप सबको इल्म है कि लाहौर में तो मेरे ननियाल हैं, मेरे मामू जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं और MPA भी रहे हैं, असलम गुरदासपुरी, और दीगर हमारे बहुत कज़न हैं और हम तो आते जाते हैं। लाहौर हमारा है और किसी को पाबंदी अगर कोई लगाता है तो उसको देख लेंगे। ये सिर्फ इनकी इल्ज़ामात, क्योंकि जिस तरह खान साहब इल्ज़ाम खान है, इस तरह इनके जितने हवारी हैं जो इनके साथ हैं वो भी इसी तरह की बातें करते हैं और इनका अंदाज़े सियासत ही ये है, बल्कि मैं कहूँगा कि अंदाज़े सियासत है जहाँ हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। मगर शाह साहब के राब्ते आप लोगों ने करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि जी आप एब्सटेन करें, जिसमें खवातीन MPs हैं, उनसे भी राब्ते करने की कोशिश की गई जरदारी साहब की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, जब आप हैं पंजाब में, लाहौर में? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फवाद साहब के कहने के बाद कुछ कॉल्स आ रही हैं मुझे कुछ MPs की कि सर अब अगर आप आए हुए तो हमसे मिले। हमने कहा जी हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब बाद में ही मिलेंगे क्योंकि मिलते हैं तो फिर खामखा के इल्जामात लगते हैं। इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। ये अजीब सी बात लग रही है कि फवाद चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया कि आप पैसों की ऑफर कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको कॉल आना शुरू हो गई कि आके मिले। वो अब तो मेरे ख्याल में फवाद साहब के इस बयान ने में भी कुछ मजीद अगर कोई ऐसा सिलसिला है तो आसानी कर दी होगी कि अब ज्यादा राब्ते हो रहे हैं, लेकिन हमारे
पहले कोई ऐसा किसी से राब्ता नहीं था। वैसे अगर और अगर दूसरी अगर आपका बात- राब्ता नहीं है तो फिर आप लोगों का जो ट्रिप है, दौरा है जरदारी साहब का और आपका, वो तो फिर फ्लॉप ही हुआ ना, क्योंकि काफ लीग के भी 10 के 10 अरकान परवेज इलाही के साथ मौजूद हैं। हालांकि आप चौधरी शिवराज साहब से मिले थे, आप भी मौजूद थे, जरदारी साहब मिले, और आप कह रहे हैं पीटीआई के लोगों से भी राब्ता नहीं हुआ, तो फिर तो नाकाम ही हुआ आपका दौरा। देखिए, ये तो आप इसको कुछ भी कह लें शाहजेब साहब, लेकिन मेरा अर्ज ये है कि अगर हमारा कोई इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ नहीं है, लेकिन अगर इनके पास अक्सरियत है तो ये अपना एतमाद का वोट क्यों नहीं ले लेते। ये इस बात का गमाजी है कि लोग इनके साथ नहीं है, इसलिए ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। और एक आईनी सिलसिला जो गवर्नर साहब की तरफ से कहा गया कि वे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जिससे अब ये मुनहरिफ हो रहे हैं। अगर इनके पास लोग होते तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते और नेक्स्ट डे ये तोड़ दें असेंबली। और ये जो बातें हैं खान साहब की कि जी जुम्मे को तोड़ूंगा, इस हफ्ते को तोड़ूंगा, ये सिर्फ बातें हैं। चले अभी यहाँ तो ये सिलसिला है ना, केपी में क्या है, केपी की असेंबली क्यों नहीं तोड़ते। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वैसे अब ज़ाहिर इतलात ये भी आ रही हैं कि पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो कौमी असेंबली भी आ रहे हैं अपने इस्तीफे देने के लिए, मगर अब शायद वो नहीं आएंगे। जो कोर्ट किया जा रहा है शिबली फराज साहब को कि हम तो अदालत ही जाएंगे, अगर वो असेंबली आ जाते हैं तो वहाँ पे इस्तीफे कबूल कर लेगी, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो आपकी जमात से हैं, राजा परवेज अशरफ साहब। देखिए, इस्तीफे ये भी एक सीधा खुला हुआ इशू है कि वो जो इनके लियारी से एमएनए हैं वो कोर्ट में चले गए हैं कि जी मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। ये कोई हमारे हैं, वो इनके लोग हैं। इनके जो जैकमाबाद से हमारे मोहतरम सुमरो साहब, उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, मैंने तो छुट्टी की मेरी मंजूर की जाए। इस तरह और इनके बहुत सारे हैं। अब ये लोगों को प्रेशर करके कुछ जरूर इनके साथ आएंगे, तो स्पीकर साहब जो आइन के मुताबिक होगा वो ही होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ये परवेज इलाही साहब हमारे लिए मोहतरम है जाती तौर पे, लेकिन इस वक्त उनके पास अक्सरियत हासिल नहीं है। क्या वो चीफ मिनिस्टर साहब जिनको हाउस की अक्सरियत ना हो वो इस असेंबली को क्यों तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़ेंगे? तो यही वजह है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसा फिर आप लोगों के पास फिर नंबर पूरे हैं, और नून लीग अगर जो इरादा जाहिर कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हम फवाद चौधरी साहब का एक बयान था वो आपको दिखा देते हैं कि कौमी असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, वो मैं दिखाऊंगा। मगर पहले नासिर शाह साहब, आप लोग भी राजी हैं क्या कि अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बने, और आपको लगता है कि नंबर्स हैं इतने कि वो बन सकते हैं? जी वो बिल्कुल बन जाएंगे। और ये ज्यादा अक्सरियत हमारे साथ जो ये अलायंस है इसमें पीएमएलएन के पास है पंजाब में, तो उनका बनता है कि वो जिसको भी बनाए, हमजा साहब को बनाते हैं, किसी और को बनाते हैं, तो जाहिर है हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो वैसे बातें चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, अगर सबका मुत्तफिका फैसला होगा तो हमें एतराज तो नहीं होगा ना। जिस तरह 10 सीटों पे क्यू को चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है, तो पीपल्स पार्टी की भी 7 सीटें हैं और उसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो इखलाकी तौर पर और अददी लिहाज से ये पीएमएलएन को हक हासिल है कि चीफ मिनिस्टर उनका आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपना बनाना है तो बना लें सीएम, मगर हमारे बारे में भी सोच लें, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम क्यों नहीं कहेंगे। पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकली है यहाँ पे, और हम अगर 10 पे क्यू को मिल सकती है तो 7 पे पीपल्स पार्टी को भी दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जब टीवी पर आप इस तरह कह रहे हैं तो पर्सनल मीटिंग में तो काफी इसरार ही किया होगा जरदारी साहब ने। देखिए, जरदारी साहब आपके इल्म में है कि बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, और उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की और वो कहेंगे भी नहीं। ये तो मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि आपने एक सवाल किया। अदरवाइज कभी भी जो जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है, जो हमारे बड़े हैं, और वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने तो आज भी कहा है कि हमजा का हक है, लेकिन ये तो खुद फैसला करेंगे पीएमएलएन वाले
कि वो किसको भी लाते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। 15 दिसंबर को फाचुई साहब ने ट्विटर पर लिखा था कि आज स्पीकर को खत लिखा जा रहा है और कहा है कि वक्त बताएं कब अरकान असेंबली अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए एक बार फिर आपके पास आएँ ताकि नया इंतखाबी अमल शुरू हो सके। अब इतलात आ रही है कि तहरीक इंसाफ असेंबली नहीं जाएगी बल्कि वो अदालत जाएंगे अपने इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से, जो कि शिबली फराज साहब को कोर्ट करके चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शिबली फराज साहब प्रोग्राम लाइव है वो हमें अपना मौक़िफ़ दे दें। सदर मुमलिकत ने तो कौमी असेंबली का इजलास कल 5 बजे तलब कर लिया है, तो तहरीक इंसाफ जाएगी या नहीं जाएगी, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सियासी मौक़िफ़ आपने सुना, कानूनी राय क्या है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, पहले स्पीकर ने गवर्नर साहब की ने जो इजलास तलब किया था और कहा था कि जी एतमाद का वोट लें, उसे मुस्तरद किया, और अब गवर्नर साहब ने ये रूलिंग ही मुस्तरद कर दी और आज एतमाद का वोट नहीं हुआ। क्या वाकई डी नोटिफाई हो जाएंगे और वज़ीर आला नहीं रहेंगे परवेज़ इलाही साहब, अगर गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर दें उन्हें? देखें, आर्टिकल 130 क्लॉज 7 की एक प्री कंडीशन है सेटिस्फेक्शन, कि ये गवर्नर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो है वो चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी, अपनी मैंडेट ऑफ द असेंबली खो चुका है। वो सेटिस्फेक्शन पर माजी में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फोकस किया है, ख़ास तौर पे जब ये आर्टिकल 58 के केसेस थे, प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व करनी होती थी असेंबलीज और पार्लियामेंट, उसमें उन्होंने सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट्स दिए जो बड़ी सख्त हैं। 1 या 2 दिन के हालात और वाक़यात जो है वो उसको मैं नहीं समझता कि सेटिस्फेक्शन के मेयार को मिलेंगे, मीट करेंगे। तो इसमें तो बड़ा मुश्किल होगा गवर्नर को डी नोटिफाई करना, सिर्फ एक बात पे कि वो असेंबली डिज़ोल्व करने जा रहा है और 99% लोग साथ नहीं है, तो प्रिजम्पशंस पर नहीं कर सकता वो। अच्छा, मगर उन्होंने रिजवी साहब एतमाद का वोट आज नहीं लिया, तो ये चीज़ क्या कहाँ स्टैंड करती है कि गवर्नर ने कहा और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया? कॉन्स्टिट्यूशन इस पे खामोश है कि इसका क्या वो होगा, रिपरकशन क्या होगा। एक ही नोटिफिकेशन में क्या वो एक ही दफ़े में उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, डिसीट कर देंगे? आर्टिकल 130 खामोश है इस पर, सिर्फ उसने कहा है कि बुलाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का। मुनीफ फारूक, क्या कहते हैं अदालती फैसले तारीखी तौर पर, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का इसरार है कि वो रहेंगे ही नहीं, अगर क्योंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, डी नोटिफाई हो जाएंगे। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है, परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ अलग है। देखिए, जिस तरह वो फरमा रहे हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी ये मामला रेज़ हुआ है। लेकिन देखिए, अभी कुछ देर पहले जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एतमाद का वोट नहीं लिया क्योंकि गवर्नर ने उनको एड्रेस नहीं किया। उन्होंने जो लेटर भेजा है वो तो स्पीकर पंजाब असेंबली को भेजा है। वो एक मेरी नज़र में एक बड़ा फ्लिमजी सा आर्गूमेंट था, क्योंकि जो भेजा गया ख़त उसके नीचे बाकायदा तौर पर एक ख़त चीफ सेक्रेटरी को गया है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और एक ख़त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर को गया है। लिहाजा ये तो एक बड़ा फ्लिमजी सा बैकग्राउंड है। लेकिन अगर आप इसकी तारीख में जाएँ तो जो तकरीबन आपको मिरर इमेज लगेगा, बहुत से हालात ऐसे ही हैं उस केस के अंदर। अगर उसके फैक्ट्स को देखें, वो पीर साबिर शाह वाला केस है 1994 का, और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसके अंदर भी यही हुआ कि पीर साबिर शाह की हुकूमत थी, एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। गवर्नर ने जब वोट लेने के लिए कहा एतमाद का, उस वक्त आज भी आर्टिकल 130(7) है, उस वक्त आर्टिकल 130(5) होता था, लेकिन क्लॉज यही था। तो जो स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उस वक्त उसे सरहद असेंबली कहा जाता था, उन्होंने 35 दिन के लिए इजलास एडजर्न कर दिया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने ये रूलिंग दी थी और ये फैसला किया था कि जो स्पीकर का कॉन्डक्ट है एडजर्नमेंट का, वो वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही साथ उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस थे साद सऊद जान साहब,
उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एडिशनल नोट उस फैसले के अंदर लिखा जिसमें उन्होंने जो गवर्नर का इख्तियार है आर्टिकल 130 7 या 5 के हवाले से, उसमें वो डिफरेंट था, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि ये कोई क्वालिफाइड पावर नहीं है, ये अनक्वालिफाइड पावर है। यानी यहाँ पर गवर्नर के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर, जो भी रशीद रज़वी साहब फरमा रहे थे, सेटिस्फेक्शन का जो टेस्ट है उसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही कहेंगे, अगर उस पर वो मुतमईन समझता है ख़ुद को कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका है हाउस का, तो वो उसे एतमाद के वोट के लिए कह सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उसके अंदर ये भी लिखी गई कि टेस्ट क्या है कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो यही है कि आप चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। अगर वो एतमाद का वोट ले लेता है तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेता और रिफ्रेन करता है तो फिर वहाँ पर ये बात ज़रूर मौजूद है कि जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं कि वो ये बात क्लियर करते हैं, ख़ास तौर पर रूल 22 मुतअद्दिद दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी उसका जिक्र हुआ है कि अगर वो नहीं करेंगे तो जो स्पीकर है वो पाबंद है कि आउटकम ऑफ द सिचुएशन से उसने गवर्नर को बताना है। और टेक्निकली अगर आप ये तसव्वुर कर दें कि चीफ मिनिस्टर ने सोच लिया है कि मैंने आज ये एतमाद का वोट नहीं लेना, या वो रिफ्रेन करते हैं, तो इसका मतलब ये है उस रूल 22 के मुताबिक कि वो इंजॉय नहीं करते हाउस का कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जो जैसे मिसाल दी रशीद रज़वी साहब ने, ये जो मंजूर भट्टू साहब का केस था उसके अंदर भी ये लिखा गया था कि जो महज किसी मेंबर का इस्तीफ़ा दे देना, जिस तरह लिखा है अपनी एक वजह के अंदर, गवर्नर साहब ने करी, वो हुसनैन बहादुर दरेशक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये भी एक वजह है, तो ये वजह नहीं हो सकती। सेटिस्फेक्शन का टेस्ट क्या है वो उसके ऊपर बहुत डिलिबरेट किया जा चुका है, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ये मामला तो पंजाब असम्बली के अंदर ही तय होना है कि स्पीकर क्या ये डिटर्मिन करवा सकते हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस है हाउस का या नहीं है। और रशीद रज़वी साहब, आपको क्या लगता है ये मामला फिर आगे जाके, क्योंकि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर दोनों जमातों में है तो अदालत में ही तय होगा, कैसे तय होता नजर आता है आपको? लगता है ऐसे ही है कि ये कासिम सूरी की तरह सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। और जियो न्यूज़ के ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं कि वफाक ने पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने कल 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का फैसला कर लिया है और उसे अनाउंस कर दिया है। देखते हैं कल क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।